एक औरत जिसने बंगाल की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लिया, एक पार्टी जो उस मुट्ठी को तोड़ने के लिए हर दांव आजमा रही है और बीच में खड़ी हैं करोड़ों महिलाएं जिनका वोट तय करेगा कि बंगाल का अगला अध्याय किसके हाथ लिखा जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि बंगाल में इस बार कौन जीतेगा, सवाल ये है कि बंगाल की महिलाएं किसे जिताएंगी। और इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए आज का पूरा एपिसोड इसी पर है। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360। बंगाल की राजनीति में एक शब्द बार बार आता है, एम फैक्टर। जब भी कोई राजनीतिक विश्लेषक बंगाल की बात करता है तो कहता है ममता का एम फैक्टर, और ज्यादातर लोग एम को जोड़ते हैं मुसलमान से। लेकिन रुकिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का एम फैक्टर सिर्फ एक एम नहीं है, कई एम है। माँ, माटी और मानुष, यही ममता का पुराना नारा है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और एम जुड़ गया है, माछ। जी हाँ, मछली। बंगाल के इस चुनाव में माछ भात यानी मछली चावल की राजनीति का हिस्सा बन गया है। बीजेपी और टीएमसी में इस मुद्दे पर भी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी एम है महिला, और यही वो एम है जो बंगाल का चुनाव जिताता या हराता है। तो आइए समझते हैं कि यह एम फैक्टर कितना ताकतवर है नंबरों की जबान में। राजनीति में नारे बड़े होते हैं लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते। तो देखिए आंकड़े। पश्चिम बंगाल में कुल वोटर हैं करीब 7 करोड़ 4 लाख। इनमें से 3 करोड़ 44 लाख महिलाएं हैं और 3 करोड़ 60 लाख पुरुष, यानी आधी आबादी आधे से बस थोड़ी ही कम। लेकिन वोट डालने के मामले में ये थोड़ी कम वाली बात गलत साबित होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 81.75% महिलाओं ने वोट डाले थे, पुरुषों के 81.37% से ज्यादा। और 2016 में तो यह आंकड़ा पहुंचा था 94.42%। यानी बंगाल की महिला वोटर सिर्फ संख्या में नहीं, जोश में भी पुरुषों से आगे हैं। अब एक और चौंकाने वाला नंबर, बंगाल में कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। मतलब इन सीटों पर महिला वोटर का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। और 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर ममता की टीएमसी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर में हराया था। तो समझ गए ना यह एम फैक्टर कितना भारी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में एक बड़ी तस्वीर उभरी थी। 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 37% महिलाओं का समर्थन मिला। अब पुरुषों का हाल देखिए, 46% पुरुषों ने टीएमसी को और 40% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ममता के ज्यादा करीब हैं, और यही वो खाई है जिसे बीजेपी को पाटना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी यह खाई पाट पाएगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समझना होगा ममता ने महिलाओं के लिए क्या किया और बीजेपी क्या वादे लेकर आई है। लेकिन उससे पहले अगर आप सियासत की इस तरह की गहरी पड़ताल देखना चाहते हैं तो अभी 7 टीवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड मिस न हो। ममता बनर्जी एक बात अच्छी तरह से जानती हैं, वोट मांगने से नहीं देने से मिलते हैं, और इसलिए उन्होंने पिछले कई सालों में महिलाओं के लिए एक के बाद एक योजनाएं उतारी हैं। पहला नाम लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक में पैसे मिलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता ने इसमें 500 रुपए बढ़ाए और अब 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर 500 रुपए और बढ़ा दिए। यानी अब सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। आप सोचिए, एक महिला जिसके घर में रोज का हिसाब किताब तंग हो, उसके खाते में हर महीने 1500 रुपए आ जाएं। यह सिर्फ पैसा नहीं, यह भरोसा है। दूसरा नाम रूपश्री योजना। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को शादी के समय 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। अब तक 22,02,000 महिलाओं को यह मदद मिल चुकी है। सोचिए, 22 लाख परिवार, 22 लाख शादियाँ, 22 लाख घर। जहां किसी को लगा सरकार है तो डर कैसा। तीसरा काम कन्याश्री योजना। यह योजना लड़कियों की पढ़ाई के लिए है। करीब 1 करोड़ छात्राओं को पढ़ाई
जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। इस पर खर्च हुए हैं करीब 16,554 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा। और इसी कन्याश्री योजना को कभी यूनेस्को का पुरस्कार भी मिल चुका है। चौथा नाम मुक्तिर आलो योजना। इसके तहत समाज के हाशिए पर खड़ी पीड़ित और वंचित महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 2025 में इस पर 1.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल महिला स्वामित्व वाले MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। देश के कुल महिला स्वामित्व वाले MSME में बंगाल की हिस्सेदारी सिर्फ 23.42%। यानी बंगाल की महिला सिर्फ वोटर नहीं उद्यमी भी है और यह ममता की नीतियों का नतीजा है। ममता बनर्जी सिर्फ योजनाएं नहीं देती, वो महिलाओं को सत्ता में जगह भी देती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की 215 सीटों में से 33 महिला विधायक चुनकर आई, जबकि बीजेपी के 77 विधायकों में से सिर्फ 6 महिलाएं थी और मौजूदा लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसदों में से 11 महिलाएं हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ममता ने 291 उम्मीदवारों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया है। भले ही यह 33 या 50% नहीं है, लेकिन 18% तो है ही और एक बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील मेनका गुरुस्वामी, जो LGBTQ+ समुदाय से जुड़ी पहली महिला है, उन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा। यह सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं, यह एक संदेश है। संदेश यह कि बंगाल में महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में है। अब आते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी जानती है बंगाल में महिला वोटर के बिना जीत संभव नहीं है, इसलिए अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए महिलाओं के लिए वादों की एक लंबी लिस्ट पेश की है। पहला वादा, हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए। यह सीधे ममता की लक्ष्मी भंडार योजना को काटने की कोशिश है, जिसमें 1,500 रुपए मिलते हैं। यानी बीजेपी ने कहा जो ममता दे रही है हम उससे दोगुना देंगे। दूसरा वादा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। तीसरा वादा, बेरोजगारों को अलग से 3,000 रुपए। चौथा वादा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद। पांचवा वादा, बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। छठा वादा, हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क और साथ में भय मुक्त बंगाल बनाने के लिए एक अलग स्क्वाड। ये वादे बड़े हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बंगाल की महिला इन वादों पर भरोसा करेगी? क्योंकि भरोसा एक बार टूटे तो बनाना बहुत मुश्किल होता है और ममता के पास भरोसे का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी सिर्फ पैसों के वादे से नहीं लड़ रही, उसके पास एक और बड़ा हथियार है, महिला सुरक्षा मुद्दा। और यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। याद कीजिए संदेश खाली, जहां महिलाओं के साथ कथित रेप और यौन उत्पीड़न की खबरें आई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जहां एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई थी। कोलकाता का एक लॉ कॉलेज, जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। ये घटनाएं बंगाल ही नहीं पूरे देश को हिला गई थी और बीजेपी इन्हीं घटनाओं के आधार पर ममता बनर्जी से पूछ रही है, एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में बंगाल की महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का यही आरोप है और बीजेपी ने इस बार एक बहुत बड़ा कदम उठाया। रत्ना देवनाथ को पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। रत्ना देवनाथ जो मां है, जिनकी बेटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़ित थी, जिन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले ही अपनी पहचान सार्वजनिक की और जो अब चुनावी मैदान में उतरकर एक सवाल पूछ रही हैं बिना बोले। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रेखा पात्रा को संदेश खाली के मुद्दे पर बसीरहाट से उम्मीदवार बनाया था। यह राजनीति है, लेकिन यह राजनीति एक दर्द को आवाज भी दे रही है और यह आवाज बंगाल की महिला मतदाता के दिल तक पहुँचती है या नहीं, यह 4 मई को पता चलेगा। आपको क्या लगता है, बंगाल में इस बार महिला वोट किसके साथ जाएगा? अपनी राय लिखिए, हम आपकी बात सुनते हैं। एक बात और समझना जरूरी है, बीजेपी के लिए महिला वोटर नई चीज नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में महिला प्रधान योजनाओं के जरिए बीजेपी ने महिला वोटरों को अपने पाले में कर लिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और बीजेपी की सरकार वापस आई। महाराष्ट्र में महिला वोटर ने फिर से बीजेपी को आशीर्वाद दिया। बिहार में 2020 के चुनाव नतीजों के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को साइलेंट वोटर कहकर धन्यवाद दिया था। तो बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है,
बंगाल में वही फार्मूला लगाओ, लेकिन बंगाल बिहार या मध्य प्रदेश नहीं है। यहाँ ममता बनर्जी पहले से ही महिलाओं के दिलों में बसी हुई है और इसलिए यह लड़ाई इतिहास बदलने वाली लड़ाई है। एक और बड़ी बात, 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश है। इसके लिए 16 अप्रैल से बजट सत्र के एक्सटेंशन के रूप में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यानी महिला राजनीति सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और इस पूरी राष्ट्रीय राजनीति में बंगाल का चुनाव एक बड़ी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की, क्या कल्याणकारी योजनाएं महिला वोटर को रोक सकती हैं? क्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा उन्हें बदलाव के लिए तैयार कर देगा? आखिरकार बंगाल का यह चुनाव दो चीजों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है भरोसा ममता बनर्जी का, वो भरोसा जो 15 साल की सत्ता में बना है, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री जैसी योजनाओं से बना है, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में जगह देने से बना है। दूसरी तरफ है बदलाव बीजेपी का, वो बदलाव जो 3000 रुपए के वादे में है, वो बदलाव जो भय मुक्त बंगाल के नारे में है, वो बदलाव जो आजीकर पीड़ित की मां के उम्मीदवार बनने में है। और इन दोनों के बीच खड़ी है बंगाल की 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर, जो जानती है पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन सुरक्षा भी चाहिए, योजना अच्छी है लेकिन न्याय भी मांगती है, वादे सुनती है लेकिन इतिहास भी याद रखती है। 4 मई को जब बंगाल के वोटों की गिनती होगी तब इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तो उस दिन लिखा जाएगा जब बंगाल की एक एक महिला बूथ पर जाएगी, अपनी उंगली पर स्याही लगाएगी और वोट डालेगी। उस एक वोट में होगा उसकी बेटी का भविष्य, उस एक वोट में होगा उसके घर की सुरक्षा, उस एक वोट में होगा उसका हिसाब, उसका भरोसा, उसका फैसला। याद रखिए, बंगाल में जिसने महिला वोटर जीती उसने बंगाल जीता और अभी तक यह एम फैक्टर ममता के साथ रहा है। लेकिन क्या इस बार कुछ बदलेगा? जवाब देगी बंगाल की वो महिला जो चुप रहती है, सोचती है और जब बोलती है तो ईवीएम में बोलती है। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था सियासत 360। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें बंगाल में इस बार किसका एम फैक्टर जीतेगा। 7 टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बंगाल चुनाव का अगला अपडेट सबसे पहले यहीं आएगा। जय हिंद।